सॉरी, लेट हो गया आज। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ है, आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित। उसके द्वितीय अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं। शरीरों की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। इसके पहले हमने जन्म की चर्चा की थी। होमवर्क दिया था। सबको याद होगा कि होमवर्क क्या दिया था। किसने किया है होमवर्क? हाँ सरिता जी, क्या दिया है होमवर्क? जी दीदी, शरीर के नाम और भेद आपने नाम बताए थे ना। ये सूत्र नंबर आपने दिखाया था 36 से 44 तक का एक समूह के, वो याद करना था। अच्छा। और फिर आपने बोल रहे थे कि जन्म वाले भी जिससे नहीं सुनाया हो तो जन्म के भी वो सूत्र सुना सकते हैं। हाँ, तो आपने याद कर लिया क्या? दोनों होमवर्क कर लिया है आपने? जी दीदी, अभी तो ये शरीर वाले सुना देती हूँ। अच्छा, अभी क्योंकि शरीर तो अपना चला ही नहीं है ना अभी पूरा। तो नहीं, आपने होमवर्क तो जन्म वाला दिया था मैंने कि जन्म वाले जो चल गए हैं इसलिए वो जन्म वाले। और चूंकि वो कम भी है, ये शरीर वाले तो बहुत सारे हैं। नमिता जी। दीदी मैंने शरीर वाले याद किए हैं। अच्छा, जन्म वाले किसने याद किए हैं? हाँ मंजू जी बोलो। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। समूर्छन गर्भोपाद जन्म, हम्म। सचित शीत समृता सेतरा मिश्राश चय कसस्त ध्वनया, जरायु जांडस पोतानाम गर्भ, और देव नारका नाम उपपादा, शेषा नाम समूर्छनम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। संगीता जी। हाँ दीदी, मैं भी सुना देती हूँ। हम्म। समूच समूच समूचनम गर्भोपादा जन्म, सचित्र शीत समृता सेत्रास मिश्रा चकस तद्दु नया, जरायु चांडस पोता नाम गर्भः, देव नारकाणाम मुपादः, शेषाणाम शेषाणाम समूर्छनम। हाँ, फिर शरीर के आ जाएंगे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, और कौन है जन्म के सुनाने के लिए? उषा जी। सर्वोच्चम गर्भोपादा जन्म, सचित शीत समृता सेतरा सेतरा मिश्रा चे कस दो नया। और तो जरायु जांडज पोता नाम पोता नाम गर्भ। हम्म। और देव नार का नाम उपादा जन्म, नहीं देव नार का नाम उपादा। और शेषा शेषा नाम देव शेषा नाम दीदी क्या? सम्मूर्छनम। शेषा नाम, हाँ शेषा नाम और सब। देवनार का नाम मुपपादः। दो बार है ना हाँ शब्द प। मुपाद, प अक्षर दो बार। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। देवनार का। सुषमा जी। दीदी जय जिनेन्द्र। हम्म। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म है, सचित शीत समृता सेत्रा मिश्राश चई कसस्त धोन्य है, जरायु जांडाश पोता नाम गर्भ है, देव नारका नाम उपपाद है, शेषा नाम सम्मूर्छनम।
जन्म हलंत, उसमें वो नहीं है, निसर्ग नहीं है, जन्म है वो एक। दूसरा देवनारकाणाम का उपपाद, नाम ये है। देवनार का नाम उपपादा उ उप कहाँ, उ शब्द नहीं है, म में उ मिला हुआ है, इसलिए वैसा ही बोलना है आपको। देवनारकाणाम उपपाद, देवनार का नाम उपपाद है। प्रैक्टिस करना आप। अच्छा, देवनार का नाम उपपाद है। हाँ आप विसर्ग नहीं, लग आप अपना प्रैक्टिस करना फिर, अभी तो क्योंकि इतना समय नहीं ना। चलिए, तो ठीक है, जिन लोगों ने याद किया है बहुत बढ़िया है, जिन्होंने याद नहीं किया है वो भी सब याद कर लीजिएगा। ये हमारे जन्म संबंधी 5 सूत्र हैं और बहुत सरल सरल है, वो कर लीजिएगा। अब हम शरीरों का स्वरूप एवं भेद, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। सूत्र नंबर 36, ये हमारा चल गया था ना। अब ये 36 से लेकर 44 सूत्र का एक ग्रुप है, उसमें से हमने 36, 37 और 38 तीनों सूत्रों का कर लिया ना अध्ययन। हम्म 36, 37 और 38 तीन सूत्र हो गए हैं हमारे। तो इनको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं एक बार रिवाइज के रूप में, कि शरीर 5 प्रकार के होते हैं: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। ये 5 शरीर होते हैं। जो मनुष्य और तिर्यंचों का जो शरीर है वह औदारिक शरीर है, क्योंकि जो शरीर सड़ता है, गलता है और झड़ता है वह औदारिक शरीर होता है, बहुत स्थूल होता है वह शरीर। वैक्रियक शरीर होता है देव और नारकियों का जो शरीर होता है, जिसमें हल्के भारी रूप होने और अनेक रूप होने की क्षमता होती है, वह वैक्रियक शरीर होता है। फिर आहारक शरीर है, तो सूक्ष्म पदार्थों के निर्णय के लिए या संयम की रक्षा के लिए इत्यादि के लिए 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के मस्तक से एक हाथ का पुतला निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। ठीक, ये होगा 3। तेजस शरीर, जो इन सभी शरीरों में अपनी कांति उत्पन्न करता है, वह तेजस शरीर कहलाता है। और कारमान शरीर, जो ज्ञानावर्णादिक 8 कर्मों से मिलकर बनता है, वह कारमान शरीर होता है। शॉर्ट शॉर्ट में हम समझ रहे हैं। फिर ये जो सब शरीर हैं वो एक की अपेक्षा एक सूक्ष्म है, मतलब सबसे स्थूल औदारिक है, उसके बाद वैक्रियक उससे सूक्ष्म है, आहारक उससे भी सूक्ष्म है, तेजस उससे भी सूक्ष्म है और कारमान शरीर सबसे सूक्ष्म है। तो एक की अपेक्षा एक, आगे आगे वाले सभी परम परम सूक्ष्मम है। फिर 38वें सूत्र में हमने देखा था कि मतलब किसी को ऐसी शंका हो सकती है कि औदारिक शरीर की अपेक्षा वैक्रियक सूक्ष्म है, मतलब औदारिक शरीर शरीर सबसे स्थूल है और कारमान शरीर सबसे सूक्ष्म है। ये निकला ना उन सब में पिछले सूत्र में से निर्णय। तो औदारिक शरीर के प्रदेश ज्यादा होंगे और कारमान शरीर के प्रदेश कम होंगे, ऐसी शंका होने पर उत्तर यहाँ पर ये दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। प्रदेश की अपेक्षा से तेजस शरीर के पहले के जो शरीर हैं वो सब असंख्यात असंख्यात गुणे हैं, अर्थात औदारिक शरीर के जितने प्रदेश हैं उससे असंख्यात गुणे अधिक वैक्रियक शरीर के प्रदेश हैं, और उससे भी असंख्यात गुणे शरीर प्रदेश आहारक शरीर के हैं। तो प्रदेश की अपेक्षा अनंत नहीं, असंख्यात असंख्यात गुणे हैं ये तीनों। औदारिक की अपेक्षा असंख्यात गुणे अधिक वैक्रियक के प्रदेश, और वैक्रियक की अपेक्षा असंख्यात गुणे अधिक किसके, आहारक के प्रदेश होते हैं। इतनी सारी हमारी चर्चा सब चल गई थी। आज से हम 39वें सूत्र लेने वाले हैं। हाँ बोलिए शोभा जी। दीदी ये सूक्ष्म में क्या, जय जय दीदी, ये सूक्ष्म में क्या होता है? सूक्ष्म में क्या होता है समझ में नहीं आया। मतलब सूक्ष्म मतलब यही है कि जो मतलब स्थूल वो होता है, जो जैसे सबसे स्थूल है औदारिक शरीर, तो वो हमें दिखाई दे रहा है, हाँ, इतना स्थूल है। तो बैक्टीरिया शरीर भी तो दिखाई देता है ना, नहीं? हाँ, तो वो औदारिक से कम सूक्ष्म है और आहारक से कम सूक्ष्म है और औदारिक से ज्यादा सूक्ष्म है। तो आहारक की अपेक्षा वो स्थूल है वैक्रियक शरीर, तो वो दिखाई देगा, लेकिन आहारक तो और भी नहीं दिखाई देगा। और आहारक तो फिर आहार भी दिखाई दे जाएगा, लेकिन
तेजस शरीर तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, और तेजस तो फिर भी दिख सकता है, लेकिन कारमान शरीर तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। इतने सूक्ष्म परमाणु, और जैसे सूक्ष्म का आहारक अर्थ है शरीर जो तो परमाणु है ना, जो परमाणु है ना, स्कंद है, जो वर्गणाएं हैं, वो जितनी सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु से मिलकर बनी है वर्गणा, वो सूक्ष्मता कहलाती है। सूक्ष्म वो मतलब सूक्ष्म। छोटे परमाणु से मिलकर बना जो देह है, तो सबसे छोटे जैसे परमाणु से मिलकर जो बनी है वर्गणा, वो कारमान वर्गणा, वो बहुत सूक्ष्म होती है। जैसे ये आहारक शरीर और ही ज्यादा सूक्ष्म है औदारिक की अपेक्षा, तो जबकि ये तो छोटा होता, पर इसमें लिखा हुआ कि असंख्यात गुना अधिक है और असंख्यात गुना अधिक। हाँ, उसके पर प्रदेश जबकि अधिक है, तभी तो क्या होता है ना कि वो यहां से लेके वहां तक फैल जाता है कि नहीं फैल जाता है प्रदेश उसके। जहां मुनिराज बैठे हैं वहां से लेकर समोशरण तक पहुंच जाता है, तो प्रदेश इतने फैल गए ना। कैसे फैल गए, इतने अधिक थे ना उसमें प्रदेश। हाँ, समझ में आया दीदी अब। हम्म। प्रदेशों की अपेक्षा संख्या गुना हाँ, ज्यादा ये है। प्रदेश की अपेक्षा प्रदेश ज्यादा है उसमें, और प्रदेश सूक्ष्म ज्यादा। ये है। भाई अगर अपन ऐसा, क्या होता है सामान्यतः कि हमको जो मोटी चीज दिखाई देती है, मोटी चीज है, तो हमको लगता है कि ये सबसे बड़ी है, और जो छोटी चीज है उसको लगता है कि ये छोटी है। यहाँ पर उल्टा है, जो बड़ी चीज है उसमें तो प्रदेश कम है, लेकिन जो सबसे सूक्ष्म चीज है जो हमको दिखाई भी नहीं दे रही, उसमें सबसे ज्यादा प्रदेश प्रदेश। ठीक, है ना। समझ में। अ, देखो इसका अपन क्या उदाहरण ले सकते हैं। खादी का कपड़ा है जैसे, ठीक है, कितना मोटा दिखाई दे रहा है हमें, और वो 1 मीटर हो हमारे पास खादी का कपड़ा, तो उस 1 मीटर खादी, मतलब वो मोटी वाली खादी, उस 1 मीटर के कपड़े को रखने के लिए हमें क्या चाहिए, किस चीज में जगह रखो। ज्यादा, हाँ, ज्यादा जगह लगेगी मतलब। हाँ, मतलब या तो पेटी में या डब्बे में, किसी ऐसी चीज में रखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, अब उसकी जगह हमने 5 मीटर पश्मीना शॉल ली, तो वो तो अंगूठी में से निकल जाती। वो तो 1 मीटर है और ये तो 5 मीटर है। साड़ियां साड़ियां नहीं होती, सिल्क की साड़ियां या पश्मीना शॉल होती है, जो एक अंगूठी में से निकल जाती। माचिस की डिब्बी में रख लो, इतनी पतली भी हो जाती है, पर है तो वो 5 मीटर, लेकिन वो छोटी सी जगह में भी आ रही है। और वो है 1 मीटर, लेकिन उसका मोटाई इतनी है कि वो अधिक जगह घेर रहा है। वो ठीक है। मलमल भी होती दीदी बहुत जो अच्छी वाली मलमल होती है वो भी बिल्कुल इतनी पतली होती है कि अंगूठी से निकल जाती है। हाँ, तो मलमल वही वो बात है ना, कहाँ, आपको कपड़ों का बहुत नाम ज्ञान है, याद नहीं आता, तो वहां की फिर मलमल होती है, बहुत हाँ, बारीक होती पतली। ठीक है, तो जिन जिन कपड़ों का ज्ञान हो आपको, वो सब लगा लेना आप, कि किस में क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्लियर, परम परम सूक्ष्मम कैसे हुआ ये। अब 39 नंबर के सूत्र पर आ जाइए, पेज नंबर 227। अनंत गुणे परे, अनंत गुणे परे, सामान्य अर्थ है इसका, शेष दो शरीर अनंत गुणे परमाणु वाले हैं, अर्थात आहारक शरीर की अपेक्षा अनंत गुणे प्रदेश तेजस शरीर में होते हैं, और तेजस शरीर की अपेक्षा अनंत गुणे प्रदेश कारमान शरीर में होते हैं। ठीक है, अब ये दो ही की क्यों बात की, क्योंकि 3 शरीर की बात ऊपर वाले सूत्र में कर दी, 38th में कर दी। किसकी, औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर, ये तीनों एक दूसरे से असंख्यात असंख्यात गुणे अधिक प्रदेश वाले हैं। अब बच गए 2 शरीर, तो इनको अलग क्यों लिया, क्योंकि ये अनंत गुणे अधिक प्रदेश वाले हैं। कौन कौन से, तेजस और कारमान। मतलब आहारक, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, वो सीक्वेंस में देखे थे हमने। अब आहारक से आगे बढ़ो, तो आहारक से अनंत गुणा प्रदेश अधिक तेजस शरीर में है, और तेजस शरीर की अपेक्षा अनंत गुणे प्रदेश कारमान शरीर में है। आ रहा है समझ में सबको।
अब इसमें तेजस और कारमान शरीर की बात की है, तो तेजस शरीर क्या होता है विमलेश जी? हाँ बोलिए। ये औदारिक व्यतिरिक और आहारक शरीर में कांति पैदा करने वाला संयोग। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद आपका आगमन हुआ है कक्षा में, सब आपका इंतजार कर रहे थे सारे आपके साथी। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, तो तेजस शरीर शरीर में कांति पैदा करने वाला है, लेकिन वो अनंत गुणे अधिक प्रदेश वाला है। किससे, किसकी अपेक्षा अनंत गुणे अधिक शरीर है उसमें प्रदेश है? अर्चना जी। अनंत अनंत गुण प्रदेश शरीर की अपेक्षा, मतलब प्रदेश होता है किसकी अपेक्षा? उससे पहले की अपेक्षा। कौन है उसके पहले वाला? जैसे कि मतलब औदारिक, बैक्टीरिया और आहारक एक से एक बढ़ के आगे। नहीं, ध्यान से सुनो औदारिक से आप, बैक्टीरिया। ध्यान से सुनो। देखो अभी और कोई जवाब देगा। कौन है भाई, कौन दे रहा है जवाब? संगीता जी। यदि आहारक शरीर की अपेक्षा तेजस शरीर में अधिक सूक्ष्म है। तेजस शरीर अधिक। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आहारक शरीर की अपेक्षा कितने प्रदेश अधिक है? अनंत गुणे प्रदेश। अनंत गुणे। तो ये ध्यान में रखना है तेजस और कारमान शरीर के बारे में, कि इसमें अनंत अनंत गुणे अधिक प्रदेश होते हैं आहारक शरीर की अपेक्षा से तेजस में, और तेजस की अपेक्षा से कारमान शरीर में अनंत गुणे प्रदेश अधिक हैं। चलिए, सब बिल्कुल उपयोग यहाँ पर ही लगाकर सुनिए, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में से भी अपना आधा घंटा ही रह जाता है, क्योंकि लेट शुरू हो पाती है। तो वो थोड़ी सी देर की क्लास है, आराम से अपना उपयोग लगाकर सुनिए। अब हाँ, इसकी टीका पढ़ लेते हैं। टीका पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ नहीं, 1 मिनट, लतिका जी पढ़िए। बुक नहीं है मेरे पास, मुझे उसी को निकाल के पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, पीडीएफ पीडीएफ खोल के रखी होगी आपने? हाँ, मैं उसी से ही पढ़ती हूँ, फिर वो निकालने में मुझे टाइम लगेगा। हाँ हाँ, ऑब्वियसली। चलिए, और किसी से? आंचल जी आपके पास है किताब? हाँ हाँ, पढ़िए आप। आगे आगे के शरीरों में प्रदेशों की संख्या अधिक होने पर भी उनका मिलाप लोहे के पिंड के समान सघन होता है, इसलिए वे अल्प रूप होते हैं। यहाँ प्रदेश कहने का अर्थ परमाणु समझना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो शोभा जी, आपके प्रश्न का जवाब फिर से दे दिया आचार्य ने खुद ने। आगे आगे के शरीरों में प्रदेशों की संख्या अधिक होने पर भी उनका मिलाप लोहे के पिंड के समान सघन होता है। जैसे जो कारमान शरीर है ना, वो एकदम सघन है, बिल्कुल एकदम ठोस। और जो औदारिक शरीर है, वो ऐसा हल्का सा जुड़ा हुआ है, ज्यादा सघन नहीं। तो वो परमाणु उसमें ज्यादा है कारमान में, लेकिन फिर भी वो ज्यादा सघन हो गया, इसलिए वो सूक्ष्म है। ज्यादा सघन हो गया इसलिए परमाणु प्रदेश अधिक होने के बाद भी वह अत्यंत सूक्ष्म है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ शोभा जी, क्लियर हो गया और ज्यादा? है ना? लोहे का पिंड कैसा, बिल्कुल उसके परमाणु एकदम ठोस हो जाते हैं। अभी जैसे आप और सरल उदाहरण लें अपन, तो जैसे आटे के डब्बे में आटा भरते हैं,
तो उसको आटा भर दिया कि फुल हो गया ये तो, बिल्कुल अब उसमें बिल्कुल भी आटा नहीं आ सकता। बेटी ने कहा कि मम्मी फुल हो गया ये डब्बा, अब इसमें और आटा नहीं आएगा। तो फिर मम्मी क्या करती है आकर, कि मम्मी उस आटे को उठाकर ऐसे टेप टेप करती है, ठक 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 करती है, और वो आटा सारा नीचे पहुंच जाता है, जितना भी आटा बचा था वो सब उसमें ऊपर से और आ जाता है। तो क्या हुआ, ये पहले तो फुल हो गया था, अब कैसे जगह हो गई कि वो और नीचे दब गया, सघन हो गया नीचे से, तो वो ऊपर उसमें और आ गए इतने। तो इसी तरह से ये इसकी व्यवस्था समझना आप शरीर की। अगला सूत्र, तेजस और कार्बन शरीर की विशेषता। छोटे छोटे से सूत्र हैं और सरल सरल हैं, इसलिए जल्दी जल्दी हो रहे हैं ये। तेजस और कार्बन शरीर की विशेषता क्या है, अब इसमें बता रहे हैं। अप्रतिघाते, अप्रतिघाते तेजस और कार्बन, ये दोनों शरीर अप्रतिघात अर्थात बाधा रहित हैं। ठीक है, इनको कोई भी बाधा नहीं होती, कहीं से भी निकल जाते हैं ना, विग्रह गति में भी रहते हैं, तो विग्रह गति में ऐसा नहीं होता। देखो बहुत दिनों पहले, बहुत वर्षों पहले, जो साइंटिस्ट होते हैं ना, साइंटिस्ट, उनको ये जिज्ञासा रहती है कि क्या आत्मा नाम की भी कोई चीज होती है क्या। तो वो एक्सपेरिमेंट पे ही सारा मानते हैं, साइंस तो भाई अनुभव और उसके आधार पे तो चलते नहीं, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक व्यक्ति को ऐसे कांच का एक पूरा बहुत बड़ा एक रूम बनवा दिया, और उसके अंदर उस व्यक्ति को रखा, कि उसकी वैसे ही मृत्यु होने ही वाली थी, उसके अंदर उसको रखा कि अगर जैसे ही इसकी मृत्यु होगी, तो इसके अगर इसमें आत्मा होगी तो वो निकल कर जाएगी। तो वो कैसे निकलेगी इसमें से, अपन उसको पकड़ लेंगे कांच के बिल्कुल पैक, एकदम पैक जार में डाल दिया उसको, है ना, फिर उसकी मृत्यु हुई उस व्यक्ति की। तो वो जो कांच है उसमें दरार पड़ गई। तो वो दरार को देख के वैज्ञानिकों ने बोला कि देखो, इसमें आत्मा थी और आत्मा को निकलने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए उसने कांच फोड़कर और वो आत्मा वहां से निकली। ये उन्होंने तर्क लगाया, जबकि वास्तव में तो आत्मा को निकलने के लिए किसी दरार की आवश्यकता नहीं होती, आत्मा तो अरूपी है। और यहां पर तो ये कह रहे हैं कि तेजस, चलो आत्मा तो अरूपी है, लेकिन तेजस और कार्बन शरीर तो है ना उसके संग, तो उनको तो जाने के लिए कांच तोड़ के ही निकलना पड़ेगा ना। कि नहीं, जो तेजस और कार्बन शरीर है वह अप्रतिघात है, उनको कुछ भी बाधा नहीं होती, वो कहीं से भी निकल जाते हैं पुद्गल परमाणु ही, लेकिन वो अप्रतिघात पने को प्राप्त होते हैं, रूपी नहीं है तो रूपी, लेकिन उनकी ऐसी शक्ति होती है कि वो अप्रतिघात होते हैं। और समझेंगे अभी इसको टीका में, अभी टीका पढ़िए। इंदिरा जी। शास्त्र है आपके क्या बोल? पास? हाँ हाँ, हाँ, टीका पढ़िए। ये दोनों शरीर लोक के अंत तक हर जगह जा सकते हैं और चाहे जहां से निकल सकते हैं। वैकृक और आहरक शरीर हर किसी में प्रवेश कर सकता है, परंतु वैकृक शरीर त्रस्त नाली तक ही गमन कर सकता है। आहारक शरीर का गमन अधिक से अधिक 2.5 दीप पर्यंत, जहाँ केवली और श्रुत केवली होते हैं, वहां तक होता है। मनुष्य का वैकृक शरीर मनुष्य लोक 2.5 दीप तक जाता है, उससे अधिक नहीं जा सकता। हाँ, अब ये दोनों शरीर मतलब कौन से दोनों, तेजस और कार्बन की बात चल रही है। तेजस और कारमान। हाँ, ये दोनों शरीर लोक के अंत तक जा सकते हैं। लोक कितना बड़ा है, 14 राजू प्रमाण है लोक, है ना, उसके आगे क्या है, लोक के आगे, हम्म, लोक के आगे क्या है। ममता जी। रेखा जी।
जय नंद दीदी, लोक के आगे आलोक, लोक आलोक। हाँ, लोक के आगे। आज आपका वीडियो ऑन नहीं है? नहीं दीदी, वो थोड़ा पेट में दर्द हो रहा था तो मैंने बंद कर ली थी वीडियो। अच्छा अच्छा, ठीक है। लोक के आगे अलोक है, और अलोक का अर्थ है जहां पर कि केवल आकाश द्रव्य होता है और बाकी की कोई भी द्रव्य ना हो, वह अलोक, अलोक आकाश भी बोलते हैं जिसे। तो वहां पर ये शरीर नहीं जाते हैं, तेजस और कार्बन शरीर। मतलब पूरे लोक में जाते हैं। और लोक का आकार कैसा होता है? 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान। मतलब जैसे कमर पर हाथ रखकर कोई व्यक्ति खड़ा हो, ऐसा लोक का आकार है। वे हाथ धारी कटी पग पसार, है ना, ये आता है ना अपने 12 भावनाओं में। तो कोई व्यक्ति ऐसे पांव फैलाकर खड़ा हो और कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो, ऐसा लोक का आकार है। और वो कितना बड़ा है? वो पूरा आकार 14 राजू जितना है। उसकी साइज, मतलब उसका आकार, वो भी नाप भी बताया है, 14 राजू जितना है वो। हाँ सुलेखा जी, कोई प्रश्न है आपका? नहीं, यही बता रही थी लोक आकाश है। हाँ ठीक है। तो इस पूरे लोक में जो 14 राजू का है, वहां तक ये जा सकते हैं शरीर दोनों, तेजस और कारमान, ये दोनों शरीर वहां तक जा सकते हैं। और चाहे जहां से निकल सकते हैं, मतलब कहीं से भी निकल सकते हैं। कोई ऐसा दीवार आ गई तो अब नहीं निकल पाएंगे, ऐसा नहीं है। दीवार के आगे, दीवार से भी आर पार हो सकते हैं। वैक्रियक और आहारक शरीर हर किसी में प्रवेश कर सकता है, परंतु वैक्रियक शरीर त्रस नाली तक ही गमन कर सकता है। जैसे तेजस और कारमान शरीर है, ऐसे ही वैक्रियक और आहारक शरीर भी ऐसे ही, वो भी निकल सकते हैं कहीं से भी। मतलब शरीर हर किसी में प्रवेश कर सकते हैं वो भी, परंतु वैक्रियक शरीर त्रस नाली तक ही गमन कर सकता है। त्रस नाली मतलब जो 14 राजू जितना बड़ा है ना लोक, उसके बीचों बीच त्रस नाली होती है, आपने देखा होगा चित्र में। उस त्रस नाली में ही वैक्रियक शरीर जा सकता है, उसके अतिरिक्त नहीं जा सकता। और जो आहारक शरीर है, वह उसका गमन अधिक से अधिक 2.5 द्वीप, मतलब 2.5 द्वीप पर्यंत, जहां केवली और शुद्ध केवली होते हैं, वहां तक होता है। आहारक शरीर का गमन 2.5 द्वीप के अंदर अंदर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा आहारक शरीर का गमन। और जहां केवली और शुद्ध केवली, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आहारक शरीर की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि जो मुनिराज हैं, 6वें गुण स्थानवर्ती प्रमत्त संयत में रहने वाले मुनिराज, वो अपनी शंका के समाधान के लिए, सूक्ष्म पदार्थों के निर्णय के लिए, तीर्थ वंदना के लिए, या तो उसके लिए वो शुद्ध केवली या केवली के पास जाते हैं। तो उस समय वो आहारक शरीर जाता है, वो मुनिराज स्वयं नहीं जाते, आहारक शरीर जाता है। तो इसलिए आहारक शरीर का गमन 2.5 द्वीप के अंदर अंदर ही होता है। और जहां पर केवली और शुद्ध केवली हो, वहां पर अपनी शंका के समाधान के लिए वो जाता है आहारक शरीर, इसलिए वहां तक उसका गमन हो सकता है। मनुष्य का वैक्रियक शरीर मनुष्य लोक तक जाता है, उससे अधिक नहीं जा सकता। अब ये जो वैक्रियक शरीर है ना, वैक्रियक शरीर त्रस नाली तक ही गमन कर सकता है, लेकिन जो मनुष्य का वैक्रियक शरीर है, वह केवल मनुष्य लोक तक ही जाएगा। समझ में आ गया कौन सा शरीर? कोई प्रश्न तो नहीं है किसी को? हाँ सरिता जी। दीदी, जो बैक्टीरिया शरीर एक देव नारियों का होता है, तो वो त्रस नाड़ी में जा सकता है ना। और एक बैक्टीरिया शरीर होता है जो रिद्धि से प्राप्त होता है, जैसे अपने विष्णु कुमार मुनि के बैक्टीरिया बने, वो थी रिद्धि थी, तो वो सिर्फ 2.5 द्वीप में। ठीक, मंजू जी बोलिए। दीदी 2 क्वेश्चन है मेरे। हाँ। एक तो ये बैक्टीरिया और आहारक शरीर हर किसी में प्रवेश कर सकता है, इसका क्या मतलब है? हर किसी का मतलब क्या? यानी बॉल दीवार वगैरह है, ऐसे क्रॉस कर जाएगा, यही हुआ ना इसका मतलब? हाँ यही है, कहीं से भी निकल जाए। यही है इसका अच्छा मतलब। इसके दोनों अच्छा, मतलब, और दूसरी वैक्रियक शरीर
किसी के शरीर में भी प्रवेश कर सकता है। अच्छा, जब दीवार में मतलब दबता है शरीर तो में, शरीर में भी कर सकता है। हाँ शरीर जैसे हम खड़े हमारे हमसे क्रॉस होके जा सकता है। हाँ, हमसे क्रॉस होके भी जा सकता है और किसी के शरीर के अंदर भी आ सकता है। हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि भूत प्रेत की आत्मा, हाँ, ये वही इस बात। तरह का। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो त्रस नाली है, ये त्रस नाली पूरे विश्व इसी में है, त्रस नाली में है, तीनों लोग त्रस नाली में होता है क्या? हाँ, ऐसा भाई, तीनों लोग तो देखो स्थान की अपेक्षा से ऊर्ध्व मध्य अधो ऐसा बोला गया है, तो ये 3 लोग, हाँ ये सब त्रसनाली में, हाँ, त्रसनाली के अंतर्गत ही उसी में सारा आएंगे ना। हाँ ठीक है, यही पूछ रही हूँ। यही है पूरा, तीनों लोग। लेकिन उसमें कुछ स्थान बच जाते हैं, वहां पर वो नहीं जाएगा। ये वाला शरीर जो त्रसनाली तक जाता है ना, वैक्रियक शरीर, वो जो स्थान बच गए हैं उस त्रसनाली के अतिरिक्त उसमें नहीं जाएगा, लेकिन उसमें ये तेजस और कार्बन शरीर जाएगा। अच्छा, तो कौन सा स्थान बच जाएगा इसमें दीदी? भाई ये लोक का ऐसा ऐसा शेप है ना, उसके बीचों बीच जी। त्रसनाली है ना, तो आसपास की जो हम्म। जगह बच गई है वहां पर। हाँ। अच्छा। हाँ, वो नहीं जाएगा उधर। तो इसमें बैक्रियक बैक्रियक शरीर वाले देव और नारकी, तो ये नारकी भी ऊपर गमन करेंगे, त्रसनाली में जाना आना होगा हाँ, उनका। सुनो सुनो सुनो, ये गड़बड़ मत किया करो आप लोग। देखो, जा सकते हैं और जाते हैं, दोनों बात में बहुत फर्क है। वैक्रियक शरीर वाले त्रस नाली में जा सकते हैं, जाते हैं ये नहीं है बात। अब जैसे देव है तो वो नरक तक भी जा सकते हैं, पर नारकी ऊपर नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये बात उस पे केवल उन पे लागू हो रही है ऐसा नहीं है। लेकिन नारकी नारकी का भी वैक्रियक शरीर है। तो मतलब वैक्रियक शरीर वाले त्रस नाली में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उनकी पर्यायगत योग्यता ऐसी है कि वो वहां से नरक से बाहर नहीं जा पाएंगे। हाँ, लेकिन और वो, जो व्यंतर और भवनवासी देव तो मध्य लोक में रहते ही हैं। हाँ ठीक है, वो नरक में भी जा सकते हैं। मतलब देव कोई भी हो, वो पूरी त्रस नाली में कहीं भी जा सकते हैं, त्रस नाली से बाहर नहीं जाएंगे। जी। ठीक है, हमेशा ये ध्यान से सुना करो आप लोग बात। जा सकते हैं और जाते हैं, इन दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। जाएंगे ही जाएंगे। अब जैसे क्रियावती शक्ति का भी उस दिन आप लोगों ने प्रश्न किया कि क्रियावती शक्ति है तो फिर पुद्गल एक स्थान पे कैसे रह गया भाई, उसमें तो क्रियावती अरे क्रियावती शक्ति है तो वो, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो दौड़ता रहेगा। आप में दौड़ने की शक्ति है कि नहीं है, तो फिर आप स्थान आप क्लास में बैठे कैसे हो फिर? ऐसा नहीं, सकते हैं और जाते हैं, दोनों में बहुत फर्क होता है। ध्यान इस बात को हमेशा ध्यान में रखा करो। हाँ रश्मि जी बोलिए। आंटी मैं आज एक कविता सुनाऊंगी, मैंने कल भी सुनाई थी एक जगह पे धर्म के ऊपर। ठीक है, एंड में सुनाना आप। अनीता जी बोलिए। हाँ रेखा जी बोलिए। जैस्मिन दीदी, दीदी जो है ना बैक्टीरिया शरीर जो दीदी वो है ना, विष्णु कुमार मुंडराज जी थे ना दीदी, उनको बैक्टीरिया शरीर की रिद्धि थी ना, तो दीदी वो कहाँ गई थी फिर? पिछली क्लास अटेंड की थी कि नहीं आपने? दीदी नहीं, इसके पहले वाली नहीं की थी। हाँ, इसीलिए आपको ये प्रश्न आया है। देखो अभी कोई भी बता देगा यहाँ पर। सुषमा जी बताइए भाई इनके प्रश्न का उत्तर। सुषमा जी तो दिख, दोबारा बोल दीजिए। हाँ दीदी, एक बार क्वेश्चन दोबारा बोल दो, आपने इन्होंने क्या बोला, मुझे समझ नहीं आया अच्छी तरह से। हाँ वही बताएंगी। रेखा जी बोलिए प्रश्न आपका। जो है ना बैक्टीरियल शरीर जो विष्णु कुमार मुनि ने जो धारण किया था, मतलब वो कहाँ गए, मतलब कहाँ जाएंगे या कहाँ कहाँ गए थे वो? जो नहीं समझ आया मेरे को, अभी भी दोबारा बताओ। नहीं, एक बार बोलो आप। दीदी आप कह रही हो ना बैक्टीरियल शरीर वाले जो है ना हाँ नरक में जाते हैं, हाँ रस नाड़ी में जाते हैं वो,
तो दीदी जो विष्णु कुमार थे वो भी तो बैक्टीरिया वो थी ना, बैक्टीरिया रिद्धिधारी थे ना, वो जो अपना शरीर बड़ा कर लिया था दीदी। हाँ हाँ, अब मैं बता रही हूँ। जो जो तप के द्वारा जो मुनि है वो तप के द्वारा वैकृत शरीर धारण